गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 ज्योग्राफी का शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इट। चैप्टर 2 जैसे कि आपको पता है कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में आज हमने पढ़ना है। एंड एज यू सी हमारा उसमें फर्स्ट टॉपिक है गोंडवाना लैंड। एज यू सी इन द स्क्रीन, गोंडवाना लैंड। बेसिकली ये गोंडवाना लैंड क्या है? बेसिकली क्या था कि आज से कुछ करोड़ों साल पहले, बिलियंस ऑफ ईयर्स, एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसका नाम था पनेगा कॉन्टिनेंट था। उसका जो सदर्न पार्ट था उसको अंगारा लैंड बोलते थे। और जब वो स्प्लिट हुआ, मतलब जब वो टूटना शुरू हुआ, तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और डिफरेंट लैंड मासेस बनने शुरू हुए। आप जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो पूरा ये अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, इंडिया है, एंटार्क्टिका है, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है, ये सारा मिलकर गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था। टेक्टोनिक प्लेट्स जब अलग हुई इनसे, तो ये हर कॉन्टिनेंट अलग अलग होने शुरू हो गए। साउथ अमेरिका इससे अलग हो गया, अफ्रीका अलग कॉन्टिनेंट बन गया, मेडागास्कर, इंडिया अलग कॉन्टिनेंट चला गया, एंटार्क्टिका साउथ पोल में चला गया, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल आपके मतलब साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में चला गया। तो ऐसे करके डिफरेंट लैंड बन गए। और जो ऊपर है, और आपको इसके बाद पता है कि जो इंडिया है वो मतलब बहता यूरेशियन कॉन्टिनेंट से टकराया, और बाद में उसकी वजह से हिमालयाज हमारे जो बनने शुरू हुए। और मतलब जो इसीलिए जो हमारा जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो सबसे पुरानी लैंड में से एक है, जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वो सबसे न्यू लैंड में से एक है, क्योंकि वो बाद में बना। सर, जो ये मेडागास्कर आइलैंड्स हैं, इनके ऊपर डिस्कवरी के ऊपर काफी शोज आते हैं ना। जैसे जंगल्स हैं, इनके जानवर भी काफी फेमस है। मेडागास्कर कॉकरोचेस, मेडागास्कर स्पाइडर्स वगैरह, ये काफी कुछ आता है। तो मतलब ये चीज रेफर करती है, यहीं से आती है वो बेसिकली। मेडागास्कर अगर आप देखा जाए तो मतलब ग्रीनलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर। मतलब इसके अलावा मेडागास्कर एक तो बहुत इनका क्या कहते हैं, आपको पता हो सिलेक्शन आइलैंड्स हो गए या मॉरिशस हो गया, तो उनके बेसिस पे मतलब ये आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और आपको ये भी पता होगा कि इंडियन नेवी का एक हब है, पोर्ट है, वो भी यहाँ पे है। तो it's a very important island. So it's not referred with this topic, but I just give you an extra information about this island. So go to the next topic. तो ये आपकी गोंडवाना लैंड है। तो आप ये क्या हुआ कि करोड़ों साल पहले ये कॉन्टिनेंट्स आपस में जो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में स्प्लिट हुई, और धीरे अलग अलग करके ये कॉन्टिनेंट्स बनते गए। और जो नॉर्थ अमेरिका था वो उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, जो पनेगा प्लेट्यू का जो पनेगा कॉन्टिनेंट था उसका नॉर्दर्न पार्ट में आता था वो। जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, आपका एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया, तो ये सारे नॉर्दर्न पार्ट के थे। गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने जो हमने टॉपिक इसके बारे में पढ़ना है वो था हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो ये मेन फिजियोग्राफिकल डिवीजन है, जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन का मतलब होता है कि इंडिया की जो फिजिकल फीचर्स हैं कि इंडिया में मतलब माउंटेन्स कहाँ पे हैं, डेजर्ट्स कहाँ पे हैं, प्लेट्यूज कहाँ पे हैं, फॉरेस्ट कहाँ पे हैं, आइलैंड्स कहाँ पे हैं, आपके घाट्स कहाँ पे हैं, ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे हैं, वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे हैं। तो ये सब कुछ इसके बाद कोस्टल प्लेन्स कौन से हैं, तो इनके बारे में आपको ये बताया हुआ। एज यू सी, आप ये जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया देख रहे हैं, विच इन ब्लू पार्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ये आप सारा सिक्किम देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं सारा ब्लू पार्ट में क्या है, ये सारी है हिमालय रेंजेस हैं। तो इसमें आपकी काराकोरम रेंज से लेके हिमाचल हिमाद्री रेंज से लेके आपकी हर तरह की रेंज इसमें मतलब इन रेंजेस में मतलब जो सबसे छोटी रेंजेस होती है, जो मतलब 3 किलोमीटर अबव द सी लेवल है, और सबसे ऊंची रेंजेस जो जैसे इंडिया की सबसे रेंज इस वक्त माउंट कंचनजंगा है। ऐसे इंडिया की सबसे हाईएस्ट रेंज K2 है, लेकिन वो इस वक्त POK में है। लेकिन इंडिया की जो इस वक्त रिकॉग्नाइज्ड जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो माउंट कंचनजंगा है, एंड विच इज इन सिक्किम। तो ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये सारा माउंटेन रेंजेस है, हमारे हिमालय से रेंजेस है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे द सेंट्रल प्लेन्स। जो हमारा आप ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला, ये सारे हमारा सेंट्रल प्लेन्स है, मतलब जो ग्रीन प्लेन्स होते हैं जिसमें हमारी एलुवियल सॉइल वगैरह पाई जाती है। ये एरिया सबसे फर्टाइल एरियाज में से एक है। उसका कारण ये है कि क्योंकि इस एरिया में एलुवियल सॉइल मिलती है, और रिवर सबसे ज़्यादा इसी एरियाज में है। और ये वो रिवर्स हैं जो हिमालय से आती हैं, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया,
आपकी इंडस रिवर होगी, ब्रह्मपुत्र रिवर होगी, तो ये सारी रिवर्स इन्हीं एरियाज में है और दैट्स मेक दिस द सॉइल ऑफ दीज लैंड वेरी फर्टाइल। तो आप देखिए कि आज इंडिया में जो एग्रीकल्चर की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो इन्हीं एरियाज में होती है, ठीक है। देन उसके बाद हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे। ये आप जो आप लिटल ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये सारा एरिया डेक्कन प्लेट्यू है। इसको हम डेक्कन प्लेट्यू भी बोलते हैं और सदर्न प्लेट्यू भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब गोंडवाना लैंड से जब हमारे ये इंडिया अलग हुआ, तो ये एरिया ये एरियाज देख रहे हैं ना, ये सबसे पुराने एरियाज में से एक है और यही एरिया टकराया था जब यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो ये एरिया टकराया था। इसलिए जो साउदर्न एरिया है, जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये दुनिया की सबसे पुरानी एरियाज में से एक है। दुनिया के सबसे पुराने एरियाज में से एक है और आपको मतलब दुनिया की सारी सबसे पुरानी जो लैंड्स हैं उनमें से एक है। तो इसको इसलिए आप देखो कि जो साउथ की मिट्टी होती है, जो नॉर्थ के प्लेन्स हैं, उसमें बहुत फर्क दिखेगा आपको कि मतलब आपको साउथ में, अगर आप जैसे जैसे साउथ में जाते जाओगे आपको लगता जाएगा कि नहीं, यहाँ पे मतलब ये नॉर्थ इंडिया से काफ़ी अलग है। तो उसका कारण यही है कि क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड में से एक है, ठीक है। तो ये प्लेट्यूज बने हुए हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है वेस्ट कोस्ट प्लेन। ये जो हमारा वेस्ट कोस्ट प्लेन जो होता है, जो ये कोस्टल एरिया है, जो अरेबियन सी के साथ लगते जितने भी एरियाज हैं, इनको वेस्टर्न घाट्स भी बोला जाता है और इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी बोला जाता है। मतलब जितने भी एरियाज हैं, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, ये सारे लाई करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। और फिर आता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में मतलब इसको ईस्टर्न घाट भी बोला जाता है। और ये एरियाज पे जैसे आपका उड़ीसा इंक्लूड हो जाता है, आंध्र प्रदेश इंक्लूड हो जाता है, तमिलनाडु इंक्लूड हो जाता है। तो ये एरियाज हो गए आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। इसके अलावा आपका डेजर्ट एरिया जो इंडिया का है वो इंक्लूड होता है। डेजर्ट एरिया आपको पता है, सारा राजस्थान का जितना भी एरिया है ये आपका डेजर्ट एरिया में आता है। इसमें आपके मतलब जो भी आपके मतलब सबसे जो गर्म एरियाज है, जैसे जैसलमेर हो गया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी हैं और सबसे गर्म एरिया भी हैं। यहाँ पे आपको मतलब बिल्कुल एकदम जो आपको प्रॉपर जैसे सहारा डेजर्ट के सैंड ड्यून्स होते हैं, प्रॉपर वैसे डेजर्ट्स हैं यहाँ पे। और इसके अलावा अब लास्ट है आपके आइलैंड्स, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गए और अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए। ये जो आइलैंड्स आप देख रहे हैं ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और ये जो आइलैंड्स देख रहे हैं ये आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। तो बेसिकली ये दोनों आइलैंड्स मतलब काफ़ी स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडियन फिजिकल डिवीजन, स्पेशली अंडमान निकोबार आइलैंड। ये हमें काफ़ी एज देता है क्योंकि इंडिया से आप देखिए कि ये काफ़ी दूर पे है, मतलब नियर अबाउट 4000 to 5000 किलोमीटर्स की मतलब इनकी लेंथ है, लेकिन स्टिल ये एरिया इंडिया के अंडर आता है। तो ये एक हमें काफ़ी स्ट्रेटेजिकली एज देता है कि कोई भी अगर हमारा दुश्मन यहाँ से आ रहा हो तो हमारा एक यहाँ पे बेस बना हुआ है, तो वो हमें यहाँ से उसका हमें काफ़ी पहले से पता चल जाता है। तो दिस एरिया हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन अ वेरी स्ट्रेटेजिकल वे दैट इट हेल्प्स इंडिया लॉट, ठीक है। ओके, गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम इसके बारे में डिटेल में हर एक के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे हिमालयस क्या हैं, हमारे क्या कहते हैं प्लेन्स क्या हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में सारा आगे पढ़ेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये आ गई हमारी हिमालय माउंटेन। एज यू सी ये जो सारा हमारा ग्रीन एरिया है, ये सारा हमारा जहाँ से लेके जितना हम ये हो रहा है सारा, ये वाला जो बीच वाला एरिया जिस पे मेरा भी माउस है, कर्सर है, आप देखिए, तो ये एरिया नेपाल का है विच इज़ नॉट इंक्लूडिंग इन इंडिया, बट ये आता तो हिमालयंस के अंडर ही है ना। तो ये सारा हिमालयन माउंटेन्स की रेंजेस हैं सारी। इसमें आपको पता होगा कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही लाइक करती है। इंडिया की सबसे मैंने आपको जैसे पिछले पेज पे बताया कि जो इंडिया की सबसे बड़ी जो चोटी है वो K2 है, माउंट K2 है, लेकिन वो POK में है, इसलिए दैट इज़ नॉट ऑफिशियली इंक्लूडेड इन इंडिया, बट इंडिया की ऑफिशियल रेंज यही है। लेकिन अगर हम बात किया जाए तो वो सिक्किम में है हमारी माउंट कंचनजंगा। फिर उसके बाद आपकी नीलगिरी पर्वत हो गए, तो ये भी काफ़ी बड़ी रेंजेस है। तो इसमें आपके माउंटेन रेंजेस में आपके देखिए कि 0 लेवल से लेके 8850 मीटर्स तक हाई सबसे जो हमारी माउंट एवरेस्ट की रेंज है वो मतलब नियर अबाउट इतनी ही है, 8850 मीटर अबव द सी लेवल। और इसमें मेनली 3 माउंटेन्स पीक्स को कवर करते हैं, जिसमें पहली है शिवालिक रेंज, दूसरी है हिमाचल रेंज एंड तीसरी है हिमाद्री रेंज। तो जो शिवालिक रेंजेस होती हैं वो नियर अबाउट 3 किलोमीटर 0 to 3 किलोमीटर अबव द सी लेवल होती हैं। जो हमारी हिमाचल रेंजेस हैं वो 3 किलोमीटर to 5 किलोमीटर की रेंजेस में होती हैं, और जो हिमाद्री रेंजेस है वो सबसे हाईएस्ट होती हैं जो अबव 5 किलोमीटर की रेंजेस में।
तो जैसे जैसे मतलब आप ऊपर जाते जाएंगे, माउंटेन्स जाते जाएंगे, आप ऊपर वाली रेंजेस में जाएंगे। इसमें जैसे अब आपका यहाँ पे काराकोरम रेंजेस आ गई, जो मतलब आधी पाकिस्तान में है, आधी इंडिया में पड़ती हैं। फिर यहाँ पे अपना गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया हो गया, जैसे ये लेह और लद्दाख का एरिया है, तो इंडिया में मतलब काफ़ी इसका इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो लेट्स गो इस टॉपिक, इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो हिमालय माउंटेन्स के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। तो आप देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक बहुत टर्म यहाँ पे यूज़ की गई है कि यंग एंड स्ट्रक्चरल फोल्ड माउंटेन्स है। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको शायद आपको ध्यान होगा कि लास्ट चैप्टर हमने किया था, मैंने आपको उसमें भी बताया था कि ये यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स क्यों है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे नई माउंटेन बनी है। क्योंकि जब गोंडवाना लैंड से टेक्टोनिक प्लेट्स जब यूरेशिया प्लेट पे टकराई तो माउंटेन्स बनी बहुत ऊंची ऊंची, और यही माउंटेन रेंजेस आगे जाके हिमालय माउंटेन रेंजेस बनी, जो आज सबसे बड़ी सबसे ऊंची माउंटेन रेंजेस है। बड़ी नहीं, सबसे बड़ी तो मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ी तो वो एंडीज ही है जो अपना मतलब साउथ अमेरिका में पड़ती हैं। और लेकिन ये सबसे ऊंची माउंटेन रेंजेस है, मतलब आपको जितनी भी बड़ी जो टॉप 10 अगर वर्ल्ड की माउंटेन रेंजेस हैं तो आई थिंक 6 या 7 आपको यही हिमालय रेंजेस मिलेंगे, और सबसे यंग माउंटेन है, और ये अभी भी बढ़ती जा रही है। इनका एक कमाल का रीज़न है कि टेक्टोनिक प्लेट अभी भी बढ़ती जा रही है, और हिमालय माउंटेन्स अभी भी बढ़ती जा रही है थोड़ी सी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है द माउंटेन रेंजेस रन्स इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ये क्या, इसका मीनिंग कैसे है कि ये ऊपर इंडस से मतलब यहाँ से ये शुरू होती हैं और टिल यहाँ होते होते ये अपने अरुणाचल बॉर्डर तक, यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र रेंजेस है और यहाँ पे इंडस रिवर है। और यहाँ पे एक लेक है हमारा, चाइना में पड़ती है हमारी एक लेक मानसरोवर। तो इसी लेक से हमारी 3 मेन रिवर्स इंडिया में निकलती हैं, और ये मतलब विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डे टू डे लाइफ। जैसे रिवर इंडस निकलती है जो JNK से एंटर होते हुए पाकिस्तान के थ्रू अपना अरेबियन सी में गिरती है, और इंडिया में ये हिमाचल से एंटर करके पंजाब से होती हुई फिर पाकिस्तान में एंटर करती है, उसका नाम है रिवर सतलुज। और इधर से फिर ये 2 रिवर्स वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, मतलब नॉर्थ की होते हुए वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, और एक रिवर ईस्ट से फ्लो होती है जिसको हम रिवर ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और ये अरुणाचल में एंटर करती है, और असम से होते होते बे ऑफ बंगाल से जाते जाते बांग्लादेश में जाते हुए ये बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है। तो दिस इज मतलब ये वाला एरिया जो है ये रिवर इंडस का एरिया है, और ये रिवर ब्रह्मपुत्र का एरिया। ठीक है, नाउ द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका क्या मीनिंग है कि इनकी माउंटेन रेंजेस इतनी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है, मतलब अभी भी कई माउंटेन रेंजेस का रास्ता अभी भी प्रॉपरली चैनल नहीं हो पाया, वहाँ पे कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम्स नहीं है। सिर्फ माउंटेनियर्स होते हैं, जो बड़े बड़े रेंजर्स होते हैं, वही इनको मतलब फतेह कर पाए हैं। तो इसका कारण ये है कि इतना कॉम्प्लेक्स मौसम, इतना ज़्यादा ठंडा होता है, इतना मतलब अगर वहाँ पे कुछ बना भी दिया जाए तो मौसम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि वहाँ पे कोई मतलब इतनी ऊपर तक एक तो हैबिटेट ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे कुछ आपका उगता नहीं है। आपको अगर पता हो तो इंडिया में सबसे जो मतलब वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा जो हैबिटेट सेक्टर है वो इंडिया में ही है, वो है द्रास सेक्टर, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर मतलब हैबिटेट बनती नहीं है। तो इसलिए एक तरह का बैरियर। अब ये रग्ड माउंटेन बैरियर क्या है? इसका माउंटेन बैरियर का मतलब ये है कि अगर मतलब जैसे क्या होता था पुराने टाइम पे चाइना के जो शासक होते थे, जैसे हुनों के बारे में आपने सुना होगा, जो जैसे गेंगिस खान हो गया या फिर चंगेज खान हो गए, तो ये लोग इंडिया की तरफ अपना रुख करना चाहते थे, लेकिन इंडिया ये माउंटेन्स की वजह से, माउंटेन रेंजेस इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी कि इधर से कभी वो इंडिया की तरफ आ ही नहीं पाए। उन्होंने आप देखिए पूरे एशिया पे कब्जा किया, लेकिन इस एरिया में इंडिया की तरफ बढ़ नहीं पाए। उसका कारण यही था कि ये जो माउंटेन रेंजेस थी वो एक्ट एज अ बैरियर थी जो उनको रोकते। बैरियर क्या होता है? रुकावट। रुकावट की तरह उनसे थी कि वो इस तरफ कभी आ ही नहीं पाए। ठीक है, नाउ they form an arc which cover a distance from about 2400 km. The width vary from 400 in Kashmir and 115 in अरुणाचल प्रदेश। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये आप देखिए कि ये एक आर्क की तरह बन रही है। आर्क क्या होता है? लाइक कर्व शेप, तो एक तरह की आर्क की तरह बनती है, और इसकी जो लेंथ है वो 20 मतलब जम्मू एंड कश्मीर से लेकर टिल अरुणाचल प्रदेश, इसकी जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर तक है अपनी हिमालय रेंजेस की। और जम्मू एंड कश्मीर में जो इनकी विड्थ है, मतलब ये जो एरिया जिसमें मेरा कर्सर है, ये मतलब जो विड्थ है ये 400 किलोमीटर तक इसका स्ट्रेच है जम्मू एंड कश्मीर में, और अरुणाचल प्रदेश में जो इनका स्ट्रेच है माउंटेन्स का वो 150 किलोमीटर तक है।
ठीक है। तो दिस इज अबाउट द हिमालयन माउंटेन्स की माउंटेन्स क्या। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द हिमालयन रेंजेस। मैंने आपको वही बताया कि हिमालयन माउंटेन्स में कई तरह की रेंजेस था। शिवालिक रेंज हो गया, काराकोरम रेंज हो गया, हिंदू कुश हो गया, अपना हिमाद्री रेंज हो गया। तो ये सारा आप जैसे आप इस पर क्या कहते हैं, आप इस मैप पे देख सकते हैं। तो इसमें आपको बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। इसमें आपको आप मैप को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको आपको ये देखिए, ये हिंदू कुश एरिया है। ये एरिया पड़ता है अफगानिस्तान में बेसिकली, ठीक है। ये काराकोरम रेंजेस हैं, ये आधी इंडिया में पड़ती हैं, आधी पाकिस्तान में पड़ती हैं, बेसिकली इंडिया का ही हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखिए, ये हमारी शिवालिक रेंज पड़ती है। जैसे जब हम हिमाचल में पंजाब से एंटर करते हैं तो जो शुरुआत वाली रेंजेस होती है, माउंटेन रेंजेस होती है, वो शिवालिक रेंजेस है। आप जैसे आप मनाली की तरफ जाओगे तो फिर हमारी हिमाचल रेंज शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक अब हाइट पे है। फिर उसके बाद जो रेंजेस में आप आगे जाएंगे तो वो मतलब हमारी हिमाद्री रेंजेस शुरू हो जाती हैं। और वहाँ तक बेसिकली मतलब कोई सीधा रास्ता नहीं है, आपको माउंटेनियर करके आपको जाना पड़ता है, ठीक है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हिमालयन रेंजेस को हम प्रॉपर्ली डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने देखिए मेन 3 रेंजेस आपको भी बताई हुई हैं। पहले आउटर हिमालयस, ठीक है। आउटर हिमालयस में आपको वही बता चुका हूँ। आउटर हिमालयस वो होते हैं कि जो सबसे छोटी रेंज होती है, मतलब जो अपनी क्या कहते हैं हिमालयन माउंटेन्स की जो सबसे छोटी रेंज है वो है आउटर हिमालयस, जो है शिवालिक, जिसको हम शिवालिक रेंज बोलते हैं। तो आवर आउटर रेंज ऑफ वैदिक नेम इज शिवालिक। इट इज द यंगेस्ट एंड द लोएस्ट रेंज ऑफ हिमालय। मैंने आपको वही बताया, जैसे ही आप हिमाचल में एंटर करोगे तो आपको जो सबसे हिमाचल में या उत्तराखंड में आप कहीं भी माउंटेन रेंजेस में इस एरिया में एंटर करोगे तो जो सबसे छोटी रेंज होंगे वो शिवालिक रेंजेस के अंडर आता है। द हाइट ऑफ दिस रेंज वेरीज फ्रॉम 600 to 1500 मीटर बट रियली एक्सीड 50 फीट। तो आप देखिए कि मतलब 600 मीटर्स टू 1.5 किलोमीटर तक की जो रेंजेस होती हैं वो इस शिवालिक रेंज के अंडर आती हैं। और इस रेंज की मतलब जो इम्पोर्टेंस है, जम्मू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर हो गया, या फिर आपके अगर आप पंजाब से हैं तो आपको पता होगा कि जैसे यहाँ पे चिंतपूर्णी के जो हिल्स हैं या फिर ज्वाला जी के जो हिल्स हैं वो सारे इसी शिवालिक रेंज के अंडर आते हैं, ठीक है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट रेंजेस, दैट इज मिडल हिमालयस रेंज और लेसर हिमालयस। जो मिडल रेंज है हिमालयस की उसको हम मिडल हिमालयस बोलते हैं और इसको बेसिकली हिमाचल रेंजेस बोला जाता है। और ये जो इसकी जो विड्थ है वो 60 to 80 किलोमीटर वाइड है और ये रेंज करते हैं 3700 to 4500 मीटर्स के मतलब जो एल्टीट्यूड पे, मतलब इनका जो अबव सी लेवल जो होता है वो इतनी रेंजेस में जो 4500 मीटर्स तक 0 to 4500 मीटर्स तक की जो रेंजेस होती हैं वो हिमाचल रेंजेस के अंडर आता है। इसमें आपका जो भी आपके फेमस हिल स्टेशन हैं, जैसे आपका शिमला हो गया, मसूरी हो गया, आपका नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सब इसी एरिया में। तो क्योंकि इस एरिया में क्या होता है कि ठंडी भी होती है, मतलब मौसम आपका एवरग्रीन रहता है, चाहे आप किसी भी मौसम में चले जाओ इतना ज़्यादा आपको गर्मी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इतने एल्टीट्यूड में होते हैं कि आपका ऑक्सीजन की कमी होती है और आपका मौसम एक अच्छा सा खुशनुमा सा मौसम बना रहता है, ठीक है। लास्ट आपका रह गया इनर हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय। ये वो एरियाज हो गए जो सबसे ऊपर हैं हिमालय रेंजेस की, जो सबसे ऊंची वाली चोटियां होती हैं, जो अबव मतलब 8000 मीटर्स तक अबव द सी लेवल, उस सी लेवल तक की जो माउंटेन रेंजेस है वो इनको बोला जाता है। बेसिकली इनका जो वैदिक नेम है वो हिमाद्री रेंजेस है या फिर भागीगिरी रेंजेस जो इनको बोलते हैं, हिमाद्री रेंजेस है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। इट्स एवरेज हाइट इज 6, मतलब जो इनकी रेंजेस की जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर्स होती है, मतलब 6000 मीटर्स ये शुरू होती हैं और अब जाते जाते 8800 मीटर्स तक आपकी जाती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द इन द जितनी भी आपकी दुनिया की, मैंने आपको बताया अगर आप टॉप 10 माउंटेन रेंजेस को अगर आप देखोगे तो उनमें से जो टॉप 6 होंगी आपकी, टॉप 6 या टॉप, उनमें वो आपको ज़्यादातर हिमालय रेंजेस ही मिलेंगी। जैसे आपकी माउंट एवरेस्ट होगी, माउंट K2 हो गया, माउंट कंचनजंगा हो गया, नीलगिरी पर्वत हो गया, तो ये सारा आपको माउंटेन हिमालय रेंजेस, ठीक है। अब इसमें जो आपकी मैंने आपको बताया था जो इनकी इंपॉर्टेंट पीक्स कौन से इनर हिमालयस की है वो है माउंट एवरेस्ट, आपका 8848 मीटर इसकी हाइट है। फिर उसके अलावा आप इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल में है, मैंने आपको बताया था कि नेपाल में है, ठीक है। इसके अलावा इसको नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं और चाइना में इसको चोंगलामा बोलते हैं। उसका कारण ये है कि माउंट एवरेस्ट जो माउंटेन है वो पूरी तरह नेपाल से नहीं है, वो कुछ हिस्सा चाइना में और कुछ हिस्सा नेपाल में पड़ता है।
तो इनका भी आपस में कई बार आपस में झगड़ा हो जाता है। वो कहते हैं हम वो अपना क्लेम, चाइना वाले अपना क्लेम करते हैं और इंडिया वाले अपना क्लेम करते हैं, और नेपाल वाले इसको अपना क्लेम करते हैं। ठीक है, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द नॉर्थर्न प्लेन्स। मैंने अब हिमालयस तो आपको पता है कि ये J&K जो ऊपर वाले जितने एरियाज हैं, यहाँ पे हमारे सारे माउंटेन्स हैं। अब उससे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वो सारे हमारे प्लेन्स बनते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिवर्स माउंटेन्स से निकलती हैं वो रिवर्स प्लेन्स में फिर मतलब नीचे आती हैं, मतलब ग्रासलैंड्स में आती हैं। तो और वो ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो आपका ये पंजाब का एरिया हो गया, हरियाणा का एरिया हो गया, उत्तर प्रदेश का, बिहार का एरिया हो गया, वेस्ट बंगाल का एरिया हो गया, असम का एरिया हो गया, तो ये सारे एरियाज आपके प्रॉपर हिमालयस में नहीं आते। और ये रिवर्स के आने के कारण ये एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं, क्योंकि जब रिवर्स, हिमालय रिवर्स जब नीचे को फ्लो होती हैं तो अपने साथ बहुत मिनरल्स और सैंड को लेके फ्लो होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब इनका जो माउंटेन सॉइल की जो रिवर्स के साथ मिलकर जब वो आते हैं तो क्या होता है कि हिमालयस में बहुत तरह की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, तो वो सैंड के साथ मिक्स होकर बहुत अच्छे मिनरल्स वाली एक सॉइल बन जाती है। और वो जब नीचे फ्लो होती है तो इन्हीं एरियाज़ में वो फ्लो होती है, जिसके और इन एरियाज़ में ज़्यादातर एलुवियल सॉइल मिलती है। और एलुवियल सॉइल इंडिया की बेस्ट सॉइल जिसको प्रोडक्शन के लिए बोला जाए तो यही सॉइल आपकी मिलती है, और वो इन्हीं एरियाज़ में है। तो यही एरियाज़ जो हैं सबसे ज़्यादा आपको पता हो कि प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आप कोई भी आप चाहे गन्ने की प्रोडक्शन ले लो, यूपी नंबर 1 है, ऐसी आप वीट की प्रोडक्शन ले लो, पंजाब उसमें सबसे ऊपर है, ऐसी आप मतलब जितना भी आपके जो बड़ी फसलें होती हैं सारी इसी एरिया में आपको मिलती हैं। तो ये ज़्यादातर यहाँ के किसान जो हैं वो कमर्शियल फार्मिंग में बिलीव करते हैं, और यहाँ पे और ये एरियाज़ जो प्रोडक्शन करके ऑलमोस्ट इंडिया में पूरी इनके यहाँ से सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये जो आप जितना भी ऑरेंज वाला आप एरिया देख रहे हैं, ये राजस्थान का इन्होंने थोड़ा एरिया ज़्यादा दिखाया हुआ है, लेकिन राजस्थान इतना नहीं, हाँ थोड़ा एरिया इसके अंडर आता है, बट ज़्यादातर राजस्थान एरिया एक डाइवर्टेड एरिया। बाकी आप जो एरियाज देख रहे हैं वो सारा नॉर्दर्न प्लेस के अंडर आता है। Now you see we discuss something more about northern plains। ये आप स्लाइड देख रहे हैं, इसमें देखिए आप पहली लाइन क्या लिखी हुई है, द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम एलुवियल डिपॉजिट्स बाय माउंटेन रिवर। मैंने आपको वही जो बताया कि हम जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो ज़्यादातर एलुवियल सॉइल से मतलब उसके जो डिपॉजिट्स हैं, जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है। ये सॉइल मतलब क्या होता है कि जब हिमालय रिवर्स जब फ्लो होती हैं प्लेन्स में तो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लेके आती हैं, और ये सॉइल काफ़ी फर्टाइल हो जाती है काफ़ी, और इसलिए जितनी ज़्यादा फसलें वो इसी सॉइल में आपके मिलती हैं। ठीक है, अब ये कहाँ लोकेटेड है? दे आर लोकेटेड इन द हिमालय रिवर्स इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ। अब जो हम आपके हाँ जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है ये हिमालयस और पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो बीच का रीजन है, आप जैसे ये देखिए, ये हो गया आपका हिमालय रेंजेस जो आपका ऊपर हो गया, और ये सारा एरिया हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो उसके बीच का जो ये रीजन है इसको सारा हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड कवर द एरिया ऑफ 7 लाख किलो। तो आप ये जो एरिया देख रहे हैं ये सारा एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये सारा। तो नॉर्दर्न प्लेन्स काफ़ी बड़ा एरिया है। With a rich soil cover combined with the adequate water supply and favorable climate is agriculture a very productive part of India। मैंने आपको वही बताया कि इसकी जो सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, वो बहुत रिच होती है, और ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर है, जो मेन कमर्शियल एग्रीकल्चर हब्स हैं इंडिया के, वो यही एरियाज़ हैं जो आपके पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, क्योंकि असम और वेस्ट बंगाल में आपको पता है चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है, एलुवियल सॉइल के लिए सबसे बेटर रहती है। फिर आ गया द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैव द इंडस रिवर सिस्टम इन द वेस्ट एंड द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। अब आप ये देखिए, मैंने आपको वही बताया था कि जो ये एरियाज़ हैं यहाँ पे इंडस रिवर का फ्लो ज़्यादा है, इसलिए ये एरियाज़ मतलब ये वेस्ट की तरफ क्योंकि इंडस रिवर यहाँ पे कैलाश मानसरोवर से निकल के J&K से एंटर करके पाकिस्तान की थ्रू एंटर करती है, और यहाँ पे सतलुज भी एंटर करती है। तो ये वेस्ट में जो रिवर का फ्लो होता है इस एरिया में वो होता है इंडस रिवर का। That's why this area is मतलब rich in alluvial soil। और जो इधर वाले एरियाज हैं वो भी हिमालय से निकलते हैं, और यहाँ पे ये ईस्ट की तरफ जो रिवर फ्लो करती हैं वो कौन सी है, इधर से गंगा फ्लो करती है एंड असम की तरफ से ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है। तो दैट्स वाई ये जो एरियाज हैं वो काफ़ी फर्टाइल है। अब मैंने आपको जो बताया कि जो वेस्ट की तरफ रिवर जो फ्लो करती हैं वो है झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। ये बेसिकली मेन रिवर तो सतलुज ही है, लेकिन जो बाकी रिवर्स हैं वो सारी सतलुज की ट्रिब्यूटरीज हैं।
मेन रिवर सतलुज है, लेकिन सतलुज की ट्रिब्यूटरीज हैं जो झेलम, चेनाब, रावी हैं, ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी मतलब ट्रिब्यूटरी होती है जो सहायक नदियाँ होती हैं। मतलब मेन नदी आपकी जो सतलुज है, लेकिन बाकी जो नदी है वो एक ट्रिब्यूटरी है उसकी। एंड द इंडस रिवर फ्लो इनटू अरेबियन सी। आप देखिए कि इधर से जो यहाँ से हमारी सतलुज एंटर करती है हिमाचल से, और यहाँ से हमारी इंडस है, तो ये यहाँ से एंटर करके पंजाब से ये JNK से फ्लो होकर पाकिस्तान में एंटर करती है, और फिर पाकिस्तान में ये अरेबियन सी में आपकी जाती है। और इधर से आपका दूसरी तरफ से जो आपकी इधर से आपका उत्तराखंड से आपकी अपनी गंगा रिवर निकलती है यहाँ पे गंगोत्री गोमुख से, और इधर से आपका अरुणाचल प्रदेश से आपकी ब्रह्मपुत्र एंटर करती है, और ये अपना वेस्ट की तरफ फ्लो होते होते बांग्लादेश में एंटर करते हैं, वेस्ट बंगाल में एंटर करके अपना बे ऑफ बंगाल में करती है, और इधर से जो आपकी गंगा है वो उत्तराखंड में निकल के आपकी ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए बिहार की तरफ फ्लो होके अपना वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। अब जैसे आपकी गंगा की भी आपकी ट्रिब्यूटरी नदीज हैं, जैसे गोमती नदी होगी, कोसी नदी होगी, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, भागीरथी, अलकनंदा, ये सभी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आई थिंक आज के लिए ये आपके 2 टॉपिक्स काफ़ी हैं। तो इसके क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, एक उसमें वीडियो में प्रॉपर आएगा नहीं, तो आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए आप आई थिंक आपके ये 2 टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी हैं। आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी आपको लगे कि मतलब कोई भी टॉपिक मिस हो गया, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स एंड आई विल पॉसिबली रिप्लाई यू।